हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 23 साल की है और मैं एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। यह उस समय की बात है जब मैं घर पर अकेली थी। यह घिनौनी हरकत मेरे भाई और उनके दोस्तों ने मेरे साथ की थी। दोस्तों, मेरी इस कहानी को मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने लगी। मैं प्रतिदिन अपने घर की पूरी साफ सफाई करती थी और मेरे मम्मी पापा सुबह ड्यूटी चले जाते थे। मेरी मम्मी मेरे काम में मदद नहीं करती थी क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी थी। मेरा एक भाई आर्यन था। काम करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी एक कलह की आवाज़ सुनकर मेरा भाई आर्यन कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डाल कर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से अनीता भी छुट्टी पर है। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। आर्यन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर लेटूंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। आर्यन कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैं ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। आर्यन कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिलने लगा था। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे। क्योंकि सिर्फ पापा के खर्चे से घर चलना मुश्किल था, ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्च भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पाप करते थे। मैं और आर्यन कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने आर्यन की एक बात नोट की थी कि वह कुछ दिन से मेरे काफ़ी करीब आ गया था। जब से छुट्टियां लगी थी वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वह आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो। वह कहता कि तुम इतना काम करती हो तो मेरा भी हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। और वह मेरे सर में तेल लगाने लगता। मगर एक रात जो ऐसा हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या आर्यन कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है और मेरे नज़दीक आकर मेरे पैर को छूकर आहिस्ता आहिस्ता से कुछ कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। जब मैं आंख खोली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और मैं अपने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। और ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैं पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, दरवाज़ा खोलकर देखा मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त आर्यन भी अपने कमरे से बाहर निकला और मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है दीदी, अभी तक जाग रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा ही पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई।
और पीछे पीछे आर्यन भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा और कहने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैं अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी समीज बेदर्दी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह से नहीं सोई थी। आर्यन बोला, आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों न खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं आराम से बैठी तो आर्यन तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मोना दीदी, आप अपने बालों में यह तेल लगा लो या फिर मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। आर्यन मुझसे 3 साल छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। वह कहता, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और मैं आपके बालों को इसी तरह सहलाते रहूं। उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की झकोर में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है। वह बोला, यह बहुत ही खास तेल है, आपके बालों में लगाने पर आपके बाल और प्यारे लगने लगेंगे। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब मैंने अपने पर गौर किया तो मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और आर्यन के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह कमरे से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके हाथ में रखे पैसे देख लिए। वह मुझे देखकर पैसों को पेंट की जेब में रखने लगा। तभी मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ सामने रखा और पूछा, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए। वह हड़बड़ा गया। वह नजरें झुकाए कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। तब मैंने उसे फिर शक्ति से पूछा कि यह पैसे कहाँ के हैं।
तब उसने कहा यह पैसे पापा के दोस्त के हैं, उन्होंने पापा से कई दिन पहले उधार लिए थे और वह अपने घर पैसे लौटने आए थे। उन्हें पापा नहीं मिले इसलिए उन्होंने यह पैसे मुझे दे दिए। मैंने सोचा था कि इन पैसों से ही मोबाइल लूंगा। फिर मैंने आर्यन से कहा अपने मम्मी पापा कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और तुम्हें मोबाइल लेने की पड़ी है, पहले कुछ बन जाओ उसके बाद मोबाइल खरीदना। आर्यन यह सुनकर काफी शर्मिंदा हुआ और वह अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधे कमरे में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। वह सब हंसते हुए अंदर गए। मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर आर्यन को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। आर्यन कहने लगा यह मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा अब खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त आए हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। वह बोला खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी? मुझे आर्यन का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वह सभी आर्यन की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं आर्यन पर भड़क पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर न आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल पर हाथ रखकर कहने लगा इतना गुस्सा कहाँ से आता है? उसने कहा अगली बार वह दोबारा नहीं आएंगे, मगर आप इस बारे में मम्मी और मैं आपके बालों को इसी तरह सहलाते रहूं। उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की झकोर में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा यह कौन सा तेल है? वह बोला यह बहुत ही खास तेल है, आपके बालों में लगाने पर आपके बाल और प्यारे लगने लगेंगे। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब मैंने अपने पर गौर किया तो मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? आर्यन मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती थी, लेकिन बात ऐसी थी कि आर्यन मेरा सौतेला भाई था। यह बात किसी से छिपी नहीं थी। मेरी माँ मर चुकी थी, यह मेरी सौतेली माँ थी और आर्यन सौतेला भाई था। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने मेरा डीएनए टेस्ट किया और कुछ देर बाद रिपोर्ट दी। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था, बच्चा किसी और का था। लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, आर्यन फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने आर्यन को मना किया लेकिन वह नहीं माना और वह तेल लगाता गया और मालिश करता गया। मुझे ऐसा लगा शायद तेल में बेहोशी की दवा थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि यह मेरे साथ कैसे हुआ है।
इसलिए मैंने उसे मालिश करने के लिए मना नहीं किया। कुछ देर बाद मुझे होश आया और मम्मी पापा भी उस वक्त आ चुके थे। जब मैंने उस मोबाइल में देखा तो मुझे चक्कर आने लगा और मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किसे बताऊं। आर्यन मेरे कमरे में अपने उन दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बराबर ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे आर्यन को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैं कमरे से बाहर जाकर आर्यन का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, होश में हो क्या, पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो इसे। मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी और कहा कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर मम्मी फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने आर्यन को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाए। अपनी बहन की जिस्म फिरोसी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसे मैं अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर आर्यन ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। इसीलिए लोगों ने सच कहा है कि सौतेला भाई सौतेला ही रहेगा और सगा भाई सगा ही रहेगा। अगर वह मेरा सगा भाई होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। उसके मन में सौतेलापन था, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को अपने साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे उन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी, जो मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा विश्वास करती थी, उसे अपना सगा भाई समझती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।